नमस्कार दोस्तों आप लोगों को मणिपुर वायलेंस के विषय में तो पता ही होगा। तो आज हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से मणिपुर को बचाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सा कारण है जिससे ये वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर देखा जाए तो इसके 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकते हैं, जिसमें पहला है मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा इशू किया गया ऑर्डर, दूसरा है इलीगल ऑक्यूपेंट को हटाने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट का एविक्शन, और तीसरा है ड्रग ट्रेड स्कैंडल। दरअसल काफ़ी लंबे समय से मैती कम्युनिटी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि उन्हें एसटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर इसी साल मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि मैती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस देने के विषय में गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है, और इसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नागा, कुकी और बाकी ट्राइबल्स ने 3 मई को ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च निकाला, जिसमें दोनों कम्युनिटी के बीच क्लैशेस हो गए। वहीं अगर बात करें दूसरे कारण की, तो मणिपुर गवर्नमेंट ने हिली एरियाज में स्थित कुछ रिजर्व फॉरेस्ट को इलीगल ऑक्यूपेंट से बचाने के लिए एविक्शन वार्निंग दिया था, और फाइनली इलीगल ऑक्यूपेशन को हटाया गया। और इन जंगलों में लोगों का एविक्शन कराने के पीछे स्टेट इसलिए पड़ी है क्योंकि यह एरिया ड्रग ट्रैफिकिंग का पार्ट था। यहाँ पे ड्रग स्कैंडल चलता था। आप लोगों को गोल्डन ट्रायंगल के विषय में नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन तीनों कंट्रीज को कलेक्टिवली गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जहां पर बड़ी मात्रा में ड्रग ट्रैफिकिंग चलती है ओपीएम और ब्राउन शुगर की। मणिपुर के कुछ टाउन्स इस ड्रग ट्रेड और कल्टीवेशन का एक्सचेंज हब बन चुके थे। इसी के चलते मणिपुर ड्रग का हब बन रहा था। मणिपुर ड्रग के रिसीवर से ड्रग का प्रोड्यूसर बन रहा था। और इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मणिपुर का छुरछंदपुर डिस्ट्रिक्ट आज के समय में वर्ल्ड्स ड्रग इफेक्टेड एरिया है। इन्हीं तीनों ट्रिगर्स के कारण आज मणिपुर की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मैती और कुकी नागा कम्युनिटीज की डिमांड्स क्या हैं, क्यों हो रहे हैं इन कम्युनिटीज को लेकर इनके बीच क्लैशेस। तो पहले ये समझते हैं कि इंडियन स्टेट बेसिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए 3 लिस्ट मेंटेन करती है ताकि उनको एजुकेशन, जॉब और अन्य चीज़ों में रिजर्वेशन दिया जा सके। मैती कम्युनिटी के पास ओबीसी और एससी का स्टेटस है और उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा चाहिए ताकि वो अपने कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी को सेव कर सकें। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है लैंड से रिलेटेड। मैती कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि ये अनफेयर है कि कुकी और नागा वैली में कहीं भी लैंड परचेज कर सकते हैं, लेकिन वहीं मैती जो हैं वो हिल एरियाज में लैंड परचेज नहीं कर सकते। मैती कम्युनिटी के पास मणिपुर के क्षेत्रफल का कुल 10% हिस्सा है और वो भी खत्म हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बाहरी लोग आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मैती को एसटी का स्टेटस मिल जाएगा तो वो मणिपुर में कहीं भी लैंड परचेज कर पाएंगे। वहीं नागा और कुकी कम्युनिटी का कहना है कि मैती कम्युनिटी ऑलरेडी एक स्ट्रांगर पोजीशन पे है। मैती कम्युनिटी के लोग हम लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड हैं। मणिपुर में हमेशा से उन्हीं का सीएम रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। अब दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही इंडिया में कहीं भी वायलेंस होता है तो वहाँ पे लोगों के 3 सबसे इंपॉर्टेंट राइट को तुरंत सरेंडर करा लिया जाता है। वैसे ही सेम हुआ है मणिपुर के लोगों के साथ। सबसे पहले धारा 144 के अंदर कर्फ्यू इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण लोगों का राइट टू मूव फ्रीली सरेंडर हो गया। और दूसरा, राइट और वायलेंस को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए, जिसके कारण लोगों का राइट टू एजुकेशन सफर कर रहा है। और तीसरा, राइट टू लाइफ एंड इंटरनेट मणिपुर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सस्पेंडेड है, जिसके चलते बेसिक सी चीज़ें जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, बैंक ट्रांसफ़र, इन सब का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। और इंटरनेट का बैन करना कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई भी करता है कि कहीं कोई ऐसी घटना ना वायरल हो जाए जिससे वायलेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाए। बट कहीं भी अगर इंटरनेट बंद होता है तो वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ता है। अब लास्ट में इस वायलेंस या क्लैश को ख़त्म करने के 3 तरीकों को समझते हैं जिससे इसका अंत किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या मणिपुर हाई कोर्ट का डिसीजन इस वायलेंस का एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? तो जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि एक जुडिशियल ऑर्डर से शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, पॉपी कल्टीवेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर हमें इसे इरेडिकेट करना है तो इसके लिए एक नया इनिशिएटिव लेना चाहिए और उन हिल एरियाज के जो फार्मर्स हैं उनके लिए कैश ड्रॉप इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तीसरा, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मिलकर एक अलग काउंसिल बनाना चाहिए और मुद्दों पर, चाहे वो एथनिक क्लैशेस को लेकर हो या फिर स्टेट के इशू को लेकर हो या फिर किसी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर हो, इन सब पर डिस्कशन करना चाहिए ताकि किसी भी इशू का सलूशन आसानी से निकाला जा सके।
अब चौथे और आखिरी सोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो है प्रेसिडेंशियल रूल। तो मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। इसको किसी स्टेट में तब इम्पोज किया जाता है जब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं कर पाती। तब ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज करके स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1951 से 2019 तक मणिपुर में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज किया जा चुका है। अब दोस्तों, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है वह कौन से कारण या कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे मणिपुर के क्लैश को खत्म किया जा सकता है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।